तो फाइनली एरिन येगर ने फाउंडिंग टाइटन की पावर को यूज कर लिया है एट लास्ट। उसी के साथ साथ हमें एरिन के ट्रू इंटेंशंस के बारे में पता चल चुका है कि एरिन असल में चाहता क्या था, वरना किसी को पता नहीं था कि एक्चुअली एरिन के दिमाग में चल क्या रहा है। सभी को यही लग रहा था कि एरिन अपने बड़े भाई जीक के साथ मिलकर यूथनेशिया प्लान को सपोर्ट करेगा। तो अगर मैं सीधी बात बोलूं तो एरन ने फाउंडिंग टाइटन की पावर से रमलिंग स्टार्ट कर दी है। आखिर रमलिंग क्या चीज होती है, रमलिंग से होता क्या है, और एरन को रमलिंग यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी, और एरन रमलिंग से करना क्या चाहता है, आखिर रमलिंग करने का ट्रू मोटिव क्या था, एरन रमलिंग को कब से प्लान कर रहा था। हम इसी सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो मेरा नाम है इजहान, आप देख रहे स्टोरी गीक। सो बिफोर वी बिगिन, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। सो लेट्स बिगिन। Just across that sea, freedom's waiting, and we killed our enemies. After that, will we finally be free? तो हमें रमलिंग के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें अटैक ऑन टाइटन के ओरिजिन के बारे में जानना होगा, जो कि काफी सालों पीछे हमें ले जाता है। तो रमलिंग का ओरिजिन स्टार्ट होता है फ्रॉम द ग्रेट टाइटन वॉर। तो पास्ट में काफी सालों पहले काफी बड़ी वॉर हुई थी, एंड दैट वॉर इज नोन एज द ग्रेट टाइटन वॉर, एंड दिस वॉर इज कंसिडर्ड एज द ब्रूटल वॉर ऑफ ऑल टाइम इन अटैक ऑन टाइटन यूनिवर्स। ये वॉर में मेनली एल्डियन क्लैंस एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो इसके बीच में आता है एक एल्डियन किंग जिसका नाम होता है कार्ल फ्रिट्ज। ये बंदा समहाउ सभी एल्डियन किंग से काफी अलग होता है। तो जब कार्ल फ्रिट्ज फाउंडिंग टाइटन को इनहेरिट करता है, फ्रिट्ज काफी डिफरेंट डिसीजन बनाता है कंपेयर टू ऑल प्रीवियस एल्डियन किंग। पास्ट में सभी लोग फाउंडिंग टाइटन की पावर को वायलेंस की तरह यूज करते थे, रूल करने के लिए यूज करते थे, दूसरे नेशंस कॉन्कर करने के वास्ते यूज करते थे, बिकॉज फाउंडर की पावर से कुछ भी किया जा सकता है। एनीवे, कार्ल फ्रिट्ज फाउंडिंग टाइटन की पावर यूज करके मिलियंस ऑफ कॉलोसल टाइटन्स को क्रिएट करता है, एंड वो उन सभी कॉलोसल टाइटन के साथ और कुछ एल्डियन लोग के साथ एक आइलैंड में मूव हो जाता है, एंड हम उस आइलैंड को पैराडिस नाम से जानते हैं। कार्ल फ्रिट्ज वर्ल्ड फ्ली करने का एक मेन रीजन होता है। उसका मानना था कि पास्ट में एलियंस ने टाइटन्स की शक्तियों से वर्ल्ड में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन लाया है, काफी ज्यादा लोग टाइटन्स के जैसे डरे हुए थे। तो कार्ल फ्रिट्ज नहीं चाहता था कि और लोग मरे बिकॉज ऑफ टाइटन्स, इसलिए वो एक अलग आइलैंड पे चले जाता है अपने लोग और कॉलोसल टाइटन्स को लेकर, एंड वो उन कॉलोसल टाइटन्स से 3 बड़े वॉल्स बनाता है, एंड वी ऑल नो कि उन वॉल्स का नाम क्या है, मारिया रोज सीना। कार्ल फ्रिट्ज को पता था कि फाउंडिंग टाइटन की पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए फ्यूचर में कभी ना कभी कोई ना कोई नेशन, स्पेशली मार्ली, फाउंडिंग टाइटन की पावर चुराने पैराडिस आइलैंड जरूर आएगा। ये बात कार्ल फ्रिट्ज को पता थी, इसलिए कार्ल फ्रिट्ज पूरी दुनिया को एक धमकी देता है कि जिस दिन भी तुम लोग मेरे पैराडिस आइलैंड पर आके मेरी पीस को खराब करोगे, मैं सारे मिलियन कॉलोसल टाइटन्स को अनलिश कर दूंगा, एंड ये सारे टाइटन्स एक मार्च करेंगे जिसमें सभी लोग मर जाएंगे, एंड दिस इवेंट इज कॉल्ड द रमलिंग। बट द ट्रूथ इज कार्ल फ्रिट्ज बस ये लोग को डराने कहता है, ये कार्ल फ्रिट्ज का कभी इंटेंशन था ही नहीं, बिकॉज कार्ल फ्रिट्ज ऑलरेडी मेड हिज माइंड कि पास्ट में एल्डियंस ने काफी ज्यादा वायलेंस फैलाया है, अब और एल्डियंस को नहीं फैलाना चाहिए। तो बस आप कह सकते हैं ये कार्ल फ्रिट्ज की ये झूठी धमकी रहती है, एंड कार्ल फ्रिट्ज ये कहकर अपना आइलैंड पूरी दुनिया से कट ऑफ कर लेता है, एंड उसके साथ जितने भी एल्डियन लोग चले थे वो उन सभी के मेमोरीज इरेज कर देता है, रिजल्टिंग की पैराडिस के लोग को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ आइडिया नहीं होगा, एंड जो बचे कुछ लोग होते हैं लाइक प्रीस्ट एंड एक्रेमेंस, वो लोग रॉयल फैमिली के काफी क्लोज मेंबर्स बन जाते हैं। कार्ल फ्रिट्ज को पता था कि ये तो उसकी आइडियोलॉजी है, उसे पता था कि फ्यूचर में शायद कोई एक ऐसा इनहेरिटर आएगा जो कि फाउंडिंग टाइटन की पावर को एज ए वायलेंस यूज करेगा, इसलिए कार्ल फ्रिट्ज फाउंडिंग टाइटन की पावर से एक वॉर बनाता है जिसे कहते हैं वॉर ऑफ रेनाउंसिंग वॉर, which leads to our next chapter, the War of Renouncing War. बेसिकली इसका मतलब होता है कि आगे आने वाले सारे इनहेरिटर्स कार्ल फ्रिट्ज की आइडियोलॉजी को इनहेरिट करेंगे, जिससे वो लोग फाउंडिंग टाइटन की पावर को वायलेंस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। किंग कार्ल फ्रिट्ज ने आगे आने वाले सारे इनहेरिटर्स को एक तरीके से फाउंडिंग टाइटन की पावर वायलेंस के लिए यूज करने से रोक दिया है। हमें जैसे कि पता है कि जब ग्रिशा किंग ऑफ द वॉल से मिलने जाता है, जो कि उस वक्त फ्रीडा राइज रहती है, वो टाइम पर ग्रिशा फ्रीडा को
बहुत ही कहता है कि माली के होने वाले हमले से पैराडाइज आइलैंड को सेव कर लो, बट जैसे ही फ्रीडा ये सब सुनती है वो वॉर ऑफ रिनाउंसिंग वॉर के अंडर आ जाती है एंड कहती है कि हम एल्डियंस को सजा भुगतने का वक्त आ चुका है। वी ऑल एल्डियंस कांट टेक एनी लाइफ फ्रॉम आउटसाइड द वॉल्स। एंड ये देखकर ग्रिशा पूरा टूट जाता है एंड उस वक्त फ्यूचर एरन ग्रिशा को अटैक टाइटन की पावर के थ्रू फ्यूचर मेमोरीज दिखाता है। फ्यूचर एरन ग्रिशा को ये दिखाता है कि फ्यूचर में एरन विल wield द पावर ऑफ फाउंडिंग टाइटन। सो टाइम इज लीनियर। इसका साफ साफ मतलब है कि ग्रिशा आज ही के दिन फाउंडिंग टाइटन की पावर फ्रीडा कन से ले लेगा एंड इवेंचुअली उधर भी काफी ज्यादा ड्रामा होता है, बट इन द एंड ग्रिशा एंड्स अप टेकिंग द पावर ऑफ फाउंडिंग टाइटन फ्रॉम फ्रीडा राइज। द थिंग इज फाउंडर की पावर सिर्फ रॉयल ब्लड वाले लोग ही विल्ड कर सकते हैं एंड नॉर्मल एलियंस पावर यूज करना तो दूर पावर एक्टिवेट भी नहीं कर सकते। दोनों साइड्स कुछ ना कुछ चीज एग्जिस्ट करती है जिससे कि फाउंडिंग टाइटन की ट्रू पावर यूज करने से रोका जा रहा है। रॉयल ब्लड्स आर चेन्ड बाय द वॉर ऑफ रिनाउंसिंग वॉर एंड नॉर्मल एल्डियंस कांट एक्टिवेट द पावर ऑफ फाउंडिंग टाइटन ऑन देयर ओन। तो आखिर पावर ऑफ फाउंडिंग टाइटन होती क्या है, which leads to the next chapter of the video, the power of the founding titan। आखिर फाउंडिंग टाइटन की पावर है क्या? हर एक टाइटन की एक यूनिक पावर होती है, तो फाउंडिंग टाइटन की पावर क्या है? हमें इतना पता है कि इस पावर से कुछ भी कर सकते हैं, बट हाउ रियली थिंग्स वर्क? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट्स में जाके कमेंट करिए, मैं जब तक रुकता हूँ। ओके स्टॉप, टाइम्स आउट। मैं ही बता देता हूँ। फाउंडिंग टाइटन की पावर सबसे यूनिक है। अगर सीधा बोलूं तो फाउंडिंग टाइटन की कोई पावर नहीं है। एक्चुअल अगर किसी के पास ट्रू पावर है वो खुद ईमिर फ्रिट्ज है, जिसके पास भी फाउंडिंग टाइटन की पावर है। जब भी उसे वो पावर यूज करना होता है वो पाथ्स में समन हो जाता है जिधर ईमिर फ्रिट्ज रहती है। ईमिर फ्रिट्ज से मिलकर उसे किसी भी चीज के लिए कमांड कर सकते हैं एंड ये बात हमें कंफर्म होती है इन द एपिसोड 78 टू ब्रदर्स वेयर ज़ीक सेज आई अज्यूम सारे रॉयल ब्लड वाले लोग इधर आते होंगे टू यूज द पावर ऑफ फाउंडिंग टाइटन। तो फाउंडिंग टाइटन की पावर बहुत ही अलग तरीके से यूज होती है, बिकॉज जिसके पास भी फाउंडर की पावर है टेक्निकली वो पावर उसके पास नहीं है, वो एक्चुअली ईमिर फ्रिट्ज के पास है। सारा काम ईमिर खुद करती है, फाउंडर को बस ऑर्डर देना होता है। ईमिर सिर्फ रॉयल ब्लड वाले लोग का कमांड एक्सेप्ट करती है बिकॉज शी एज्यूम्स इट्स हर ड्यूटी टू डू सो। इसलिए वो एरन के पास फाउंडर की पावर होने के बावजूद ज़ीक के साथ अलाइन हो जाती है। बट द थिंग इज ईमिर कितना भी स्ट्रांग हो, इन द एंड शी इज ए ह्यूमन बीइंग जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस, जो कि पास्ट 2000 ईयर्स से सफर कर रही है। वो पास्ट 2000 ईयर्स से सभी रॉयल ब्लड वालों का कमांड सुन रही है। जब भी कोई भी टाइटन की पावर समन कर रहा है सारे के सारे टाइटन्स को अपने हाथन से मोल्ड कर रही है पाथ्स के सॉइल से। शी इज वर्किंग एज ए स्लेव। तो जब एरन एंड ज़ीक पाथ्स में अराइव होते हैं इधर डिफरेंट सीन होता है। Zeke saw Ymir Fritz as a slave, and whereas Eren never saw Ymir Fritz as a slave. In fact, जब Eren first time Ymir Fritz को देखता है, he sympathized with her. वो कहता है, she is here all along in this strange place, all by herself. In the end, इधर Zeke Ymir को ऑर्डर देता है and claims his rights over the power of founding Titan because he is the royal blood, and whereas Eren gave her choice, a choice where she is no slave but Ymir Fritz. Eren Ymir को खुद वो कमांड लेने को कहता है। Ymir had a choice at that very moment. पास्ट 2000 सालों से सबने उसे स्लेव के जैसा ट्रीट किया था, बट एरन was the first person in the history जिसने उसे एज ए ह्यूमन देखा था। एरन उसे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स कहता है, you are no god, you are no slave, you are a human being just like us, you don't need to follow anyone's command, you just pick your own decision here. In the end, इधर ईमिर फ्रिट्ज के पास दो चॉइसेस रहती हैं। ज़ीक जो कि उसे स्लेव के जैसा देखकर कमांड दे रहा है सारे एल्डियंस को यूथनाइज कर दें, एंड दूसरी चॉइस रहती है वेयर एरन साफ साफ कहता है कि उसे फाउंडर की पावर चाहिए टू डिस्ट्रॉय द एंटायर वर्ल्ड, एंड एरन गिव्स हर ए चॉइस, या तो वो ज़ीक के साथ अलाइन हो या फिर एरन के साथ खुद अलाइन हो। इधर ईमिर काफी कंफ्यूज हो जाती है एंड उठने में एरन सेज, इट वाज यू राइट जिसने मुझे इधर बुलाया है।
एरन की बात का मतलब होता है कि तुम भी वही चाहती हो ना जो मैं चाहता हूँ, राइट? क्योंकि तुमने मुझे इधर बुलाया है। ये सुनकर ईमेर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है एंड इन ए ब्लिंक ऑफ एन आई रमलिंग स्टार्ट हो जाती है रियल वर्ल्ड में। तो सोच के देखो, ईमेर फ्रिट्ज खुद चाहती है इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना, बिकॉज सी टू बिलीव्स द वर्ल्ड इज क्रूएल एंड वो वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करने का सोचती भी क्यों ना थी। 5-2000 सालों से उसे एज ए स्लेव ट्रीट किया जा रहा था। नाउ द क्वेश्चन इज, तो रमलिंग अब शुरू हो चुकी है, तो सवाल यह आता है कि why Eren decided to do rumbling? What made him take this big decision where he will kill all humanity beyond the walls? आखिर एरन कब से रमलिंग को प्लान कर रहा था? Why is the rumbling important? तो आखिर रमलिंग है क्या? जब सारे के सारे वॉल टाइटन्स रिलीज हो जाएं एंड वो सभी वॉल टाइटन्स एक साथ मिलकर एक मार्च शुरू कर दें, इस मार्च के बीच अगर कोई भी लोग आ जाएंगे, वो लोग उन वॉल टाइटन्स के फुटस्टेप्स के अंडर मर जाएंगे। सो दिस इवेंट इज कॉल्ड द रमलिंग। तो रमलिंग अब शुरू हो चुकी है। तो सवाल यह आता है कि व्हाई एरन डिसाइडेड टू डू रमलिंग? इन द एंड ऑफ सीजन 3 वी नो दैट एरन सॉ हिज फ्यूचर मेमोरीज। उन मेमोरीज में से पता चल गया था कि फ्यूचर में रमलिंग होने वाली है। वेल, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, एरन रियलाइज्ड इन द एंड आइदर इट्स द पीपल ऑफ पैरेडी हु विल लिव और ह्यूमैनिटी बियॉन्ड द वॉल्स। तो अगर एरन रमलिंग नहीं करता तो फ्यूचर में सारे के सारे एल्डियंस मर जाते। एंड जैसा एरन हमेशा बोलता है, ही इज बॉर्न दिस वे। अगर इसका कोई फ्रीडम छीनने की कोशिश करेगा तो एरन सबसे पहले उसका फ्रीडम छीन लेगा एंड ही वोंट हेजिटेट। आखिर एरन कब से रमलिंग प्लान कर रहा था? तो हमें पता है कि जब ज़ीक का प्लान एल्डियन गवर्नमेंट के सामने आया था, उस प्लान में ये था कि हिस्टोरिया को भी टाइटन पावर्स इनहेरिट करना होगा एंड रॉयल फैमिली में हर 13 इयर्स टाइटन पास ऑन करना होगा। वेल, एरन नहीं चाहता था कि इस बीच हिस्टोरिया को सैक्रिफाइस किया जाए एंड द ओल्ड साइकिल कंटिन्यूज। एरन वांटेड हिज फ्रेंड्स टू बी सेफ, एरन वांटेड हिज फ्रेंड्स टू बी आउट ऑफ ऑल दिस। सो द ओनली आउटकम which Eren saw was to kill all humanity beyond the walls, रमलिंग के जरिए। आखिर ऐसा क्या था जो एरन को मजबूर कर दिया था इतना बड़ा डिसीजन बनाने की पूरी दुनिया को मार दे? वेल, एरन को भी डीप डाउन मालूम ही होगा कि ये रमलिंग करना बहुत ही गलत होगा। इट इज वेरी रॉन्ग टू कमिट ए मैसिव जेनोसाइड, बट ही स्टिल प्लान्स टू डू रमलिंग बिकॉज हमें सीजन 4 में दिखाया गया है कि एरन सेज टू रनर कि वो दोनों सेम है एंड एरन विल कीप मूविंग फॉरवर्ड एंटिल हिज एनिमीज आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब है कि एरन खुद करना चाहता है, सेम जैसे रनर वॉल ब्रीच करना चाहता था। एंड ऑफ कोर्स टू सेव एल्डियन पीपल, एरन रमलिंग करना चाहता था। वेल, वॉल्स कभी एल्डियंस को बचाने के वास्ते बनाए ही नहीं गए थे। हिस्ट्री में टाइटन्स को एज ए टूल्स ऑफ डिस्ट्रक्शन से यूज किया गया। टाइटन्स को कभी प्रोटेक्शन के वास्ते यूज नहीं किया गया। आज नहीं तो कल कभी ना कभी इन वॉल्स के जरिए रमलिंग होना ही था, बिकॉज जिधर टाइटन है उधर डिस्ट्रक्शन आना जरूरी है। एंड अगर फाउंडिंग टाइटन जैसी कोई बड़ी पावरफुल पावर एरन जैसे बंदे के पास आ जाए, सो इट वाज प्रीटी मच कि रमलिंग जैसा इवेंट होना ही था। एंड एरन ने भी बार बार मेंशन किया था कि एरन पूरी दुनिया में आखिरी बंदा होना चाहिए जिसके पास फाउंडिंग टाइटन की पावर होना चाहिए। वेल, ये फैक्ट कोई डिनाई नहीं कर सकता कि रमलिंग रोकी नहीं जा सकती। पूरी दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि रमलिंग रोका जाए। रमलिंग माने खुद डिस्ट्रक्शन है। अगर कोई रमलिंग के बीच आ गया तो उसकी डेथ कैसा भी कंफर्म है। वेल, दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी दिखी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड इफ यू आर न्यू ईयर मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड कमेंट डाउन कि आपका क्या ओपिनियन है ऑन रमलिंग। सो वी विल मीट यू इन अनदर वीडियो। टिल देन, पीस।